सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। इंटरनेशनल हालात क्या हैं? ईरान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दो खबरें हमारे पास हैं, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, एक तो ये है कि कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दूसरी ये है कि 500-600 लोग मारे गए हैं वहाँ पे, और कुछ इंडियन और अफगानिस्तान के लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने मसाजिद को वहाँ पे आग लगाई, और उन्हें फौरी सजा का बंदोबस्त किया जा रहा है। क्या आपके पास है अपडेट खान साहब? देखें, जो मुजाहरे हुए हैं उनके मतलब मुजाहरे बंद नहीं हुए अभी तक। और अब तक जो नॉर्वे से जो एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक, उसकी रिपोर्ट सी है कि 638 बंदे जो है इन्होंने हलाक किए हैं, जिसमें इनके रिपब्लिकन गार्ड भी शामिल है 50 के करीब। और अभी तक मुजाहरे वगैरह जो हो रहे हैं उनमें शिद्दत में कोई कमी नहीं आई मुजाहरों के। और ट्रम्प साहब ने जो ईरान ने जो अप्रोच किया था ट्रम्प साहब को, और उस पर जो हमला करने वाले थे, वो जो प्लान बनाया था, उसके बारे में अब वो ऐसा लगता है कि वो रुक गए हुए हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई जो नई गुफ्तो शरीद मैं अपने साथियों से मशवरा कर रहा हूँ, और ईरान के बारे में हमने जो भी फैसला किया वो 1-2 दिन के अंदर जो है हम दुनिया के सामने ले आएंगे। इस बारे में जो उनकी सेक्रेटरी है, प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की खातून, उससे पूछा गया कि भाई ईरान के बारे में अभी ट्रम्प साहब ने तो ऐलान कर दिए थे कि हम साइबर हमले भी करेंगे, और हम ऐसे हमारे पास जंगी हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका से उड़ के जाके वहां तबाही ला सकते हैं ईरान के अंदर, और ईरान को नहीं छोड़ेंगे। अब एकदम ये पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ रही है। उसके जवाब में उन्होंने यही कहा कि भाई ईरान के बारे में जो ईरान की अप्रोच करने के बाद ट्रम्प के साथ ट्रम्प साहब क्या फैसला करते हैं ये वही जानते हैं। अभी हम जो स्टाफ के लोग हैं उनको ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। जो भी होगा उसका फैसला ट्रम्प साहब नहीं करना है। तो इस सूरत हाल से इस वक्त ईरान गुजर रहा है, और कोशिश इनकी यही है कि भाई जो रिव्यूइंग है उसकी जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसमें अवलियत जो है वो रिव्यूइंग की चेंज को हासिल होगी। आए वहां इंतखाबात करवाए जाएंगे, कोई अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, लेकिन बजाय जो दुनिया के तबसरा निगार बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ईरान अब नीचे लग गया है। जिस तरह वो पुरानी अकड़ थी उसकी, या वो बयानबाजियां थी, वो खत्म हो गई हैं, और ईरान ने एक किस्म की अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी है। और अब जो भी ईरान जो अमेरिका कहेगा उसको वो करना पड़ेगा। वो हालत मजबूरी करे या अब अपने हालात को बेहतर करने के लिए पॉलिसी में तब्दीली करना मंजूर कर ले। पर जो कुछ भी होगा वो अब ईरान अमेरिका की मर्जी के ताबे ही होगा। जो जर्मन वजीर खारजा गए हुए थे कल ईरान, जो रात वापस आए हैं, वाशिंगटन गए हुए थे, उन्होंने भी वहां भी यही तबसरा किया था, और यहाँ पहुंच के भी यही कहा है सुबह कि भाई अगर ईरान के मामले में जो है हम यूरोपीय यूनियन जो है वो अवाम के साथ है। उन्होंने हुकूमत का कोई नाम संग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जो अवाम जमहूरियत जो भी फैसला करेंगे अवाम जमहूरी में, उनके साथ हमारी आवाज होगी, और हम जमहूरियत मतलब अवाम के ऊपर जो गोलाबारी हुई, गोलियां बरसाना या अवाम को कुचलने की जो पॉलिसी इस वक्त इख्तियार की हुई है उसके हम खिलाफ है। तो इसका साफ मतलब ये है कि दुनिया जो है, मगरबी दुनिया, वो या तो खामोश रहेगी, और या फिर ये है कि भाई उन जो मुजाहिरीन है उनके कंधों पे बंदूक रख के तो फिर ईरान के खिलाफ जो है वो ऐलान वगैरह जो है वो करती रहेगी। अमली तौर पे शायद वो हिस्सा ना ले, लेकिन यह है कि भाई जो अमेरिका करता रहेगा उसको सपोर्ट, खामोश सपोर्ट जो है यूरोपीय यूनियन की हासिल रहेगी। मतलब एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, इस्लामी ममालिक बिल्कुल खामोश हैं। चलें, यूरोप तो जो रोल अदा कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी ये बात उठी है कि ईरान के मामले में मुदाखलत करने से इंग्लैंड को बाज रहना चाहिए। ये मुसलमानों की खामोशी क्या मैसेज दे रही है? देखिए, मुसलमान वाज़ेह तौर पर 2 ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी ब्लॉक्स के अंदर। जब हमेशा हमने देखा है
कि जब भी ईरान पे बुरा वक्त आया है, ईरान जो सुन्नी ब्लॉक है, मुसलमान ममालिक है, वो खामोश रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाते जिससे ईरान की हत्या को या ईरान के खिलाफ वो किसी महाज में शामिल हो जाए, लेकिन खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। जो मॉरल सपोर्ट्स है वो ना जमीन पर देते हैं, ना ही यूनाइटेड नेशन में देते हैं। ये जंग ईरान को या ईरान से मुतालिक जो 2-4 शिया ममालिक है उनको अकेली लड़नी पड़ती है, और अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे ही होगा। खान साहब, अगर अमेरिका, ज़ाहिर है जो ट्रम्प ने कह देना वो हो गया, तो ये जो वहाँ पे मुल्ला हैं, क्योंकि इनसे लोग बड़े तंग थे, और आपको याद होगा कि कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ भी सदाम के साथ क्या हुआ, हुस्नी मुबारक के साथ क्या हुआ, तो ये मुल्ला के लिए तो ज़मीन वहाँ पे तंग हो जाएगी, क्योंकि ये अमेरिकन ऐसे ही करते हैं कि उन्हीं लोगों से फिर उनको सजाएं दिलवाएंगे। जिस तरह ईरान में जब शाह का दौर गया था तो वहाँ पे ख़ुमैनी साहब ने आके जिस तरह लोगों को लटकाया था, तो आप देख रहे हैं भी आने वाले दिनों में ये भी एक क्लिप चलने वाला है। देखें, बशर अल असद को तो फिर मास्को ने कबूल कर लिया, इन मुल्लाओं को कोई कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये वहां पर इंतखाबात करवा दें, एक मुआहदा ऐसा कर लें जिसके अंदर कभी आजाद इंतखाबात हो जाए, मुनसिफाना इंतखाबात हो जाए, फिर जो अवाम जिसका भी फैसला करें उसके स्पुर्द वो हुकूमत कर दें। अब उन्होंने काफी 40 साल हुकूमत कर ली मुल्लाओं ने, अब उनके दिन जो है बज़ाहिर ये नजर आता है कि पूरे हो चुके हैं। हाँ साहब, यहाँ पे थोड़ा सा यूक्रेन जंग पे बात करते हैं। पुतिन तो कह रहा है कि मैं फैसला कौन जो मरहला है वो जंग के ज़रिए ही बताएंगे आपको। बड़ी पहले तो ये दावे किए गए थे कि यूरोप भी राज़ी हो रहा है, अमेरिका भी राज़ी हो रहा है, यूक्रेन का सदर भी राज़ी हो रहा है। क्या देखते हैं कि ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही? देखिए, 2 पॉइंट्स पे आके वो जो उनका 20 नुकाती ट्रम्प साहब का मन था वो रुका हुआ था, और उसमें एक पेशकश ये तो शुरू हुई थी कि हाँ 10 साल के लिए एक गारंटी जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन बीच में ये दुनिया के दूसरे और मसाइल ऐसे उठ गए हैं, और जो जंगबंदी थी वो नहीं हो सकी यूक्रेन के अंदर, जिसका फायदा जो है रूस ने उठाया है, और वो मुसलसल 2 दिन से वहां पर रात को मिसाइल फेंक रहा है और बमबारी कर रहा है। और आज शायद जर्मनी के अंदर जो है यूरोपियन यूनियन के तमाम वज़ीर दिफा जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और इस नई सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बज़ाहिर अब यही नजर आ रहा है कि भाई ये जंग जो है ये शायद तूल पकड़ जाए, और रशिया जो है वो अब कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने मतलब 1 महीने से ज्यादा वेट किया इस बात के लिए कि शायद किसी जंगबंदी पर वो ताउन करने के लिए तैयार था, जो भी उनके साथ पुतिन साहब के साथ उनकी होगी। अब बज़ाहिर ये नजर आता है अगर ये दोबारा जंगबंदी का कोई बात चली तो फिर दोबारा से जीरो से काम शुरू करना पड़ेगा, और फिर दोबारा किसी नए मुआहदे में पहुंचना पड़ेगा। पुरानी जो बात थी ट्रम्प साहब के जो 20 कहा थे उनकी तो अहमियत जो है वो बाजार ये नजर आता है कि खत्म हो चुकी है। खास अमेरिका के बगैर यूरोपीय यूनियन खुद नहीं रूस के साथ बातचीत करके इस मसले का हल निकाल सकते, और जब दुनिया के हालात चेंज हो रही है तो यूरोप इस वक्त नाजुक हालात में मजीद रूस के साथ इस तरह की जंग जारी रहना और बाद में अपने लिए भी खतरा हर वक्त रहना, तो इसका कोई हल नहीं निकल सकता। जब से बात निकली चली थी तो शुरू तो अमेरिका ने की थी, तो जाहिर बात है कि फिर अमेरिका के साथ ही ये लोग ये ऐसे नेटो के बिहाफ पे जो बात शुरू हुई थी उसके नेटो ममालिक ही, नेटो का हेड तो बाहर अमेरिका ही है, तो फिर नेटो ममालिक के साथ जो ममालिक थे उन्होंने सबके साथ दिया था। बाद में उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा हो गया, ट्रम्प साहब ने अपनी अलग पॉलिसी चला ली जिससे यूरोप भी डिस्टर्ब हुआ था। अगर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर यकीनन यूरोप जो है जो बाजार नजर आ रहा है जिससे नेटो की अहमियत खत्म हो रही है, अगर नेटो की अहमियत खत्म हो जाती तो फिर यूरोप को मिलकर अपना कोई ना कोई जो है बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिसके इशारे मुसलसल पिछले 1 हफ्ते से दिए जा रहे हैं बार बार। हर तरफ यही ऐलान यूरोपियन यूनियन के सदर भी जो यूरोपीय काउंसिल की सदर वो भी यही बात दोहरा रही है बात को, जर्मन भी ये बात को दोहरा रहे हैं, फ्रांस और बरतानिया भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। तो वही हमें अपना दिफा जो है
वो खुद करने के लिए जो है इकदाम उठाने पड़ेंगे। उससे मुराद यही है जो इस वक्त फौरी खतरा उनके सामने है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहे हैं वो। तो फिर यकीनन यूरोप भी ऐसा कदम उठाएगा तो अपने आप को सेव करने के लिए। अच्छा, ट्रम्प साहब ने कहा जी जहाँ के सदर उठा लाए वेनेजुएला के, कहते जी मैं वहाँ का कायम मकाम सदर हूँ। तो खान साहब ये बताइए कि जहाँ का मर्जी ट्रम्प साहब सदर बन सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप कल कह रहे थे कि इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट, जिस तरह वो ग्रीनलैंड के बारे में, तो वो तो कहते जी हम खुद ही सदर बन जाते हैं, कोई हमें पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से, ना आवाम से ना किसी पार्लियामेंट से। देखिए, ग्रीनलैंड का मामला जो है वो भी अब पीछे चला गया है। कल जो जर्मन वजीर खारजा ने वहां अमेरिका में प्रेस से बात की है, और यहाँ उतरते ही उन्होंने जो अपने प्रेस से मैदान से एयरपोर्ट पे बात की, उसमें उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने अमेरिकन वजीर खारजा को ये बात क्लियर कर दी है कि भाई ग्रीनलैंड के मामले में हम यूरोप की पॉलिसी जो है वो एक है, और हम उसी के तहत उस पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे। अमेरिका को अपने जो कुछ वो फैसले कर रहा है ग्रीनलैंड के बारे में, उसके ऊपर उसको अपने रिवाइज करने पड़ेंगे फैसले। और ये वो मतलब वो कहते हैं कि मेरी फीलिंग ये है जब से अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट से मुलाकात करने के बाद कि अब अमेरिका को फौजी कार्रवाई करने का इरादा वहां पर नहीं रखता। अच्छा खासा में थोड़ा सा पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ के भी हालात बड़े गर्म है। कराची में एक पावर शो किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने जाके, और लोगों ने बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल भी किया, हुकूमत ने रुकावटें भी खड़ी की। क्या वजह है कि गवर्नमेंट ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो भी उसी तरह अड़े हुए हैं जिस तरह ईरान की जो मुल्ला अड़े हुए हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म होगी। वो तो इतनी दुनिया बाहर निकल आई। कराची जैसे शहर में जो वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट है वो भी हैरान थी इस बात पे। तो देखिए, कराची जो है वो पिछले इंतखाबात के अंदर, जब पिछले इंतखाबात जबकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उन्होंने कराची से काफी सीटें जीती थी, और कराची में उनकी काफी बड़ी आवाज मौजूद है। जाहिर है जब पंजाब ने उनका साथ नहीं दिया तो फिर अब उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी आवाज को जिंदा रखने के लिए, पर उन्होंने अब उधर का रुख किया है कराची का, कि चलो वहां पब्लिक ज्यादा है, हम मकबूल भी हैं, तो उसके लिए इनको वजीर आला को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि लेकिन ये है कि जो ज्यादातर जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो सिंधी तो है नहीं, वो तो ज्यादातर पठान ही है जो कराची के अंदर बाहर है, और वो थोड़ी तादाद में है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने वज़ीर आला को लिया। अगर किसी और को ले लें तो वो ज्यादा मतलब उनके लिए फायदेमंद होगा। इस तरह जो है जो इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ की जो सूबा सरहद की गवर्नमेंट है उसके दरमियान टेंशन में इजाफा होता रहेगा, और टेंशन में इजाफा जो है वो मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल तो यही है कि खामोश है कि किसी तरीके से रास्ता जो है पैदा किया जाए, लेकिन इस तरफ जो है बची हुई है तरीके इंसाफ की क़यादत, तो बहरहाल वो स्टेट पावर को शो करना चाहते हैं, उसको जिंदा रखना चाहते हैं इमरान खान साहब, जबकि उनके जो बाकी लीडर है सेकंड क्लास रेट के जितने भी उनके साथ लीडर है वो अब ये नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि भाई हम खामोश रह के तो कोई अपना रास्ता जो है पैदा करें। लेकिन इमरान खान साहब की जिद जो है वो अभी तक चल रही है, जिसका मुसलसल वो नुकसान उठा रहे हैं, और अगर ये कराची के अंदर भी ऐसा हंगामा पैदा करेंगे, वहां उन्हें एक सहूलियत ये हासिल है कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेलेगी, इस तरह तरीके इंसाफ को इतना नाराज भी नहीं करना चाहती कि भाई उनके साथ कल को कभी इत्तेहाद करना पड़ जाए तो उसका रास्ता बंद हो, इसलिए वहां उनको आपको बाज़ाहिर कामयाबी नजर आ रही है। बाकी यह है कि अगर उनको पंजाब में मौका दिया जाए तो पंजाब के अंदर भी यकीनन तरीके इंसाफ के तहरीक जो है वो दोबारा उसमें जान डाली जा सकती है या वो जिंदा की जा सकती है, लेकिन वहां जो एक दफा वाकया हो चुका है, इस तरीके से वहां पे लोगों को मारा गया, जिस तरह कहा जाता है कि भाई लाशें उठाई गई, उस वजह से लोग अब सड़कों पर नहीं आ रहे। जाहिर है कि जान हरेक को प्यारी होती है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तरीके इंसाफ जो है
वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है और स्टैब्लिशमेंट दस्तूर उसी तरफ जा रही है कि भाई इनको हमने सियासत नहीं करनी दानी। ये टकराव जो है बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। कसम मरियम की कुछ तकरीरें मेरे सामने आई, मैंने इस पे बात भी की। वो अगर किसी ऐसे प्रोग्राम में जाती हैं मजहबी जहाँ पे लोग होते हैं, क्रिश्चियन बरादरी है, और वहाँ पे जाके उनका ये कहना होता है कि हम ना क्रिश्चियन हैं ना हम मुसलमान, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बुनियादी इन्होंने आइन में तब्दीली की हुई है, वहाँ से तो पता चलता है कि अलग-अलग सबको कर दिया गया है। तो ये तकरीरें करने का क्या मकसद है? लोगों को इतनी तो समझ है कि जब तक ये तकरीर है, सियासतदान तो जाहिर बात है सियासी बात करता है, उसको आपको सीरियस ना लिया करें। जो कुछ अमली मैदान में आपको नजर आए तब्दीली, तब तो वो तब्दीली है, नहीं तो वो महज एक सियासी तकरीर है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं। नहीं तो वहाँ पे कोई सवाल क्यों नहीं करता? 50 साल से ये लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, तो अभी तक ऐसे कवानीन जिसकी वजह से बेशुमार लोग जो है वो आपको भी पता है कि उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पीरो चक में जो आग लगाई थी इन्होंने, मेरी उनसे बातचीत हुई, वो बेचारी फैमिलियाँ अभी तक अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकी। अभी तक वो इतने खौफ में मुब्तला हैं वहाँ पे कि वो कहते जी हमें समझ नहीं आ रही, हमारा इतना पुराना बिजनेस था वो जला के राख कर दिया गया और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मदद नहीं की। ये भी एक हैरानकुन बात है कि जब गवर्नमेंट को पता भी कि इनका नुकसान, खासा ये सवाल वहीं मौजूद है कि यूरोप में अक़लियत लफ्ज़ क्यों नहीं है, दूसरे इस्लामी ममालिक में नहीं, हमारे मुल्क में क्यों अक़लियत लफ्ज़ चलता है? हमारे यहाँ इसलिए कि मुल्ला को सर चढ़ाया था और मुल्ला ने इस अल्फाज को जिंदा रखा हुआ है, और अब वो इस हद तक आगे बढ़ गए हुए हैं कि वो कोई दूसरा काम होने नहीं देते। जब तक जो काम भी मदद से मुतल्लिक है वो कहते हैं कि मुल्ला का अमल दखल लाजमी होगा। इस माहौल को बदलने की जरूरत है। जब तक ये माहौल नहीं बदला जाएगा उस वक्त तक ये सब कुछ मामला जो आपको बज़ाहिर नजर आते हैं इनको आपको फेस करना पड़ेगा। 70,000 मौलवी खरीदे गए 25-25 हज़ार में, उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, उनसे सिर्फ ये है कि बयानबाजी या उनको मसाजिद के अंदर जो कुछ शोर पड़ जाता है बाज़ दफा हुकूमतों के खिलाफ, मौलवी एक दूसरे के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होगा। वरना बाकी जो दूसरे काम है, दूसरे मज़ाहिब या दूसरे अक़ीदतें हैं, उनके खिलाफ जो कुछ वो करते हैं उस पर अगर हुकूमत उनको तवज्जो दे कि भाई उनको भी, उनके बारे में भी तुमने बात नहीं करनी, तुमने सिर्फ दीन की बात करनी है, इस्लाम की बात करनी है, किसी दूसरे के फिरके को नहीं छेड़ना। जब तक इस तरह से पाबंदी करेंगे उस वक्त तक बेहतरी आने की कोई इम्कान नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ कि अक़लियत लफ्ज़ जो है पाकिस्तान में ये ख़त्म करना, अगर आपने पाकिस्तान को चलाना, अगर आपके बयानात जो सियासी हैं, अभी खान साहब ने बताया है मरियम के, और ये सियासी बयानात के जो नताइज निकलते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता उनका, और उसके नुकसानात लोगों को नज़र आ रहा है। कल भी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी हुई है, एक मसीह बरादरी के दोस्त है, मैंने अभी तक चेक नहीं की, मगर मुझे पता लग जाता है कि जब भी इस तरह की वीडियो आती है कहीं ना कोई ऐसा जुल्म हुआ है। और मैं अपने प्रोग्रामों में ये तवज्जो दिलाता रहता हूँ कि ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म करना पड़ेगा आपको, और जब तक ये कवानीन ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक, आज आप दुनिया के दूसरे ममालिक देख लें, ईरान देख लें, वहाँ पे मुल्ला के जो वहाँ हालात बने हुए हैं वो उनके लिए ख़ुद परेशानी इस वक्त मेरे हाथ पैदा होने वाली, जिस तरह मैं अभी बताया कि हो सकता है इन मुल्ला की अब का वक्त ही आ जाए। तो वक्त के साथ साथ हर जगह पर तब्दीली आ जाती है। पंजाब में जिस तरह खान साहब ने बताया कि इमरान खान का आज भी ज़ोर होगा, जिन लोगों ने ये कत्ल के मंसूबे बनाए थे, लोगों को कत्ल किया था, इनको भी कभी जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है अमेरिका बहादुरी कल को इनसे जवाब मांग ले, क्योंकि जब ये अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका फिर उनसे कहेगा जनाब ये जो बंदे कत्ल किए थे ज़रा इनको पकड़ो। मैं वैसे एक फर्जी बात की है। तो पाकिस्तान में अगर आपने एक कौम बनना है, एक कौम बन के मुकाबला करना, तो वही है, आइन को अपने को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछली दफ़ा
DGISPR, ये आइन में लिखा हुआ, आइन में लिखा हुआ, खुदा दे बंदे जान दे। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप में जो सियासी पनाह के हालात हैं उनके बारे में अभी बात करें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास इत्तला है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ से जो लोग पकड़े गए हैं। सबसे पहले इटली की आपको बता देते हैं। इटली के कई शहरों से लोगों को पकड़ा गया, छापे मारे गए, और उसमें अफ़गानी, पाकिस्तानी, बंगाली तमाम वो लोग शामिल हैं जो वहाँ पे गैर कानूनी थे या जिनकी सियासी पनाह जो थी वो चल रही थी या ख़त्म हो गई थी, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद उन्हें वापस भेजा जाएगा उनके ममालिक के। और पुलिस ने इस पर काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है इटली में भी। हालांकि मैंने देखा है इटली में वहाँ पे जितना रश है, रोम जैसे शहर में, ये तो किसी और शहर में, वहाँ पे इतनी आसानी से किसी को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि लोग मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उनके पास कोई ड्रेस होंगे, क्या होगा, क्या तरीका कार है, लेकिन ये मैंने बता दिया कि लोगों की गिरफ्तारी की हमारे पास इत्तला है। एक तो ये होगी बात। दूसरी बात ये है कि जो इंग्लैंड में, मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या हालात है। इंग्लैंड में तेज़ी आई है इमिग्रेशन के छापों में, और हैरानगी की बात ये है कि जो लोग भी काम करते हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनको जब चेक किया गया तो पेपर वगैरह फिर किसी और के उन्होंने रेंट पे लिए थे। इतने प्रोग्रामों के बावजूद भी लोगों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लोग अपने आप को चेंज ही नहीं करते। रोज़ाना पुलिस केस बने होते हैं, रोज़ाना पुलिस ने पकड़ा होता है, और जिन लोगों ने इस तरह के पेपर दिए होते हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है। और ये जो लोग पकड़े गए हैं इनको तो वापस भेजना ही भेजना, उन्होंने जहाँ से वो आए हैं। इसमें हमारे पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और बाज नहीं आते, लेकिन मजबूर हैं। हालात जिस तरह के वहाँ पे पाकिस्तान में, लोग भी कहते हैं क्या करें, किधर जाएं, क्या यहाँ किधर से खाना भी है कुछ ना कुछ। लोग समझते हैं कि यहाँ पे बड़ी पिकनिक चल रही है, मगर ईस्ट लंदन में जाए, मैं भी किसी दिन जब लंदन गया तो वहाँ पे मैं ज़रूर जाकर ना तो वो वीडियो बनाऊंगा, लोग कैंपों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं भी किसी दिन वहाँ पे जाकर चेक करके आऊँगा। तो इतनी आसान ज़िंदगी नहीं यहाँ। तो यहाँ से जिन लोगों को पकड़ा गया, मैं देख रहा था कई वीडियो सामने हमारे आई हैं, इमिग्रेशन वाले छापे मार रहे हैं, घरों में छापे, और एक नहीं 8-8, 10-10 गाड़ियाँ यहाँ पे जाती हैं और लोगों को फिर पकड़ लेती है। तो जनाब, जो लोग भी यहाँ पे गलत काम करते हैं, अपने पेपर शेपर देते हैं, वो अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें, क्योंकि यहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं और आपको इसकी सज़ा हो सकती है। एक खतून को पिछले दिनों पकड़ा, वो जैसे होता नहीं, आपका ये भी मैं काम करा दूंगी, ये भी करा दूंगी, वो भी करा दूंगी, इंग्लैंड में, वो भी पाकिस्तानी, खैर से तो शायद पाकिस्तानी या किसी और मुल्क की, मुझे याद नहीं आ, खैर। तो वो ये जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिन लोगों से थ्योरी नहीं होती, वो पता नहीं कितने लोगों का वो ड्राइविंग पास किया उसने, और बाद में पुलिस ने पकड़ लिया, 8 माह के लिए जेल भेज दिया गया उसे भी। तो यहाँ पे कितनी देर भी लग जाए, मगर कभी ना कभी कोई खिड़की में आ जाता है और फिर सजा हो जाती है। अब जिन्होंने उसके ज़रिए ये थ्योरी की थे, उनकी भी मेरा ख्याल मंजी ठोक गई साथ, क्योंकि वो पूछेंगे कौन कौन है, कहाँ कहाँ से की है, पुलिस ज़ाहिर इंक्वायरी करेगी, जो काबू आ गया उसके लिए मुश्किल पैदा होगी। तो इसी तरह जर्मनी में भी दोबारा उन्होंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने जर्मन में लैंग्वेज के लिए टेस्ट किए थे और वो 2 नंबर निकले, उनके लिए 10-10 साल के लिए बैन, वहाँ पे आप नेशनलिटी नहीं फिर ले सकते। अच्छा जी, हॉलैंड से अच्छी खबर है। हॉलैंड में मैंने राब्ता कायम किया, ख़ुद मेरी बात हुई, उन लोगों के मैसेज भी आए, और हॉलैंड में जो पाकिस्तानी है और जिनका तल्लुक जमात अहमदिया से, उनके केस बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे मंजूर हो रहे। कुछ लोगों के तो मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने में हो गए थे, लेकिन ये जो ग्रुप मैंने जिससे राब्ता कायम किया था, इन्होंने बताया कि हमें 2 साल हो गए, किसी को 1.5 साल हो गए, और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके ग्रुप में 6 थे, 8 थे, जितने भी थे, उन सब के केस जो है वो मंजूर कर लिए गए, और उनको अब वहाँ के ज़ाहिर है जो कार्ड शार्ड मिल जाएंगे और उससे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं।
तो हॉलैंड के हालात जो है वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी तेज़ हुए हैं जर्मनी की निस्बत। जर्मनी में काफ़ी स्लो है। और दूसरे लोग भी जो मसीह बरादरी से तल्लक रखते हैं, उनको भी अगर पाकिस्तान में मसाइल हैं, कवानीन तो मौजूद है उनके खिलाफ भी, उनके केस भी यहाँ पे मंजूर हो जाते हैं। मेरा राब्ता है कई लोगों के साथ। इसी तरह जो बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले हैं लेकिन उन्हें इनफरादी तौर पर बहुत ज़्यादा सबूत देने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई नरमी है। लेकिन ये जो हॉलैंड की इस वक्त अदालतें हैं, ये मेरा हर सेकंड हियरिंग में इनके केस जो है वो मंजूर हुए हैं। पहली में तो रिजेक्ट हुए, किसी का पहली में भी मंजूर हो गया, लेकिन अपने अपने मुख्तलिफ केसों की ये नोयत होती है। लेकिन फिर भी आपके पास मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूँ, आप किसी भी जगह पे सियासी पनाह कराते हैं, जर्मनी है, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, तो आप जिस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, जिस वजह से आपने वहाँ पे केस किया हुआ है, आपको उसका भी पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप अहमदी हैं, आपको अहमदियों के बारे में पता भी होना चाहिए। ये नहीं कि खानापुरी नहीं चलती। मैं पिछले दिनों जर्मनी में एक शादी पे गया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इतनी बड़ी तादाद में, अभी नहीं, पहले पुरानी बात वो बता रहे थे कि जाली सर्टिफिकेट दिए गए, किसी न किसी तरह लोग खुद ही सर्टिफिकेट इशू कर लेते थे मजहबी जमातों। तो वो कहते हैं मुझे जब वहाँ पे बुलाया गया किसी ज़िम्मेदार बंदे को, तो पुलिस ने जो सर्टिफिकेट सामने रखे, कहते वो इतनी बड़ी तादाद में सारी जाली कि मैं हैरान रह गया। और फिर उनको बताया कि असली और जाली में क्या फ़र्क है, तो फिर पुलिस को समझ आएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी जाली पेपर देने से पहले 100 दफ़ा सोचें, क्योंकि बाकायदा इंक्वायरी होती है, तो फजूल में नहीं आपको वो आपका सर्टिफिकेट मान लेते। पाकिस्तानियों में तो वैसे ही इतनी जल्दी कोई इत्मीनान नहीं करता, चाहे आप है तो पाकिस्तानी ना। जनाब, जो दूसरे ममालिक है, वहाँ पे जो यूरोप के लोग यूरोप में दाखिल होना चाह रहे हैं, उनके लिए अब मुश्किल पैदा होगी। यूरोप में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। जो मुख्तलिफ ममालिक से यूरोप में आए हुए लोग, उनको भी, फ़र्ज़ करें जर्मनी में आप इटली से आए हैं या यूनान से आए हैं, किसी मुल्क से आए हैं, तो पहले आपने वहाँ पे सियासी पनाह का केस किया था, उनको भी अगले 6 महीने में इन्होंने कहा जी कि यहाँ से वापस भेजो, क्योंकि अदालतों के फ़ैसले सामने आ गए। तो जब अदालत का फ़ैसला सामने आ जाता है, तो फिर वहाँ पे रहने का कोई मकसद नहीं रहता। फिर यहाँ के जो कायदे कानून है वो अदालत के मुताबिक चलते। तो जिन लोगों ने इस तरह के केस कराए हुए हैं, पहले ये इतला थी कि फैमिली जो है उनके साथ फिर रियायत की जाएगी, लेकिन अभी तो पता चला है कि उनके लिए भी कोई ऐसा इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रखा कि जिससे उन्हें फ़ायदा पहुँचे। और यहाँ पे जो बेनिफिट सिस्टम है जर्मनी में, वो भी कोई 450 के करीब मिल रहा है जो सियासी पनाह वाले हैं। जो दूसरे आम पब्लिक है उसको कोई 650 के करीब मेरा मिलता है बेनिफिट, जो एक बंदे को। तो कई जगह पे जर्मनी में मैंने कई दफ़ा बताया, वो कार्ड निकाल दिए कई सूबों ने, ताकि आप पैसे पाकिस्तान ना भेज सकें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने पहले भी प्रोग्राम बताई थी इंग्लैंड में ये पैसे जो है, अगर आप सियासी पनाह पे और बेनिफिट ले रहे, तो अगर आपने अपने अकाउंट से पाकिस्तान भेजे, अगर आप सियासी पनाह पे नहीं भी हैं, तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो फिर आपके लिए ज़्यादा इंक्वायरी आएगी, कहाँ से पैसे आए, क्या किया किए, वो लटर पटर, वो एक लंबा थोड़ा एक और मसला आपके लिए खड़ा हो जाएगा। यूरोप में पहले होता था कि आप जितने मर्जी पैसे 10-20 हज़ार रुपये जाके बैंकों में जमा करा दे। ये आम पब्लिक की मैं बात कर देता हूँ, क्योंकि यूरोप की खबरें इस वक्त चल रही हैं। तो अब 10,000 यूरो से ज़्यादा अगर आप बैंक में जाके जमा करवा देते हैं, तो बैंक की कॉल आ जाएगी और वो कहेगा ये पैसे कहाँ से आए। अगर 2-3 हज़ार कराते तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन 10,000 तक के लिए फिर आपको बैंक आपसे रब्ता करेगा, उन्हें मुतमिन करना होगा, वरना वो टैक्स के मामलात में आपको फिर HMRC या फिनांस साहब जो भी इदारे हैं उनके पल्ले डाल देंगे, और वो फिर आपकी इंक्वायरी करेंगे कि आपकी इनकम क्या है और ये पैसे लीगल हैं या नहीं। ये पहले तो बड़ी यहाँ पे मौजें थी, पिकनिक थी, कोई पूछता नहीं था इन चीज़ों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैंकों ने ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल करनी शुरू कर दी। और मेरी नज़र में कई केस है जो इस वक्त वहाँ के जो
टैक्स ऑफिस है वहाँ पे चल रहे हैं, जर्मनी में भी और इंग्लैंड में भी। और कई अकाउंट जो है वो फ्रीज हुए हुए हैं। कई लोग जो है वो अदालतों में भी उनके केस लगे हुए हैं। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ये पैसे कहाँ से आए। और ये जो लोग देते हैं पाकिस्तान जाती दफ़ा लोगों को पैसे के मेरे भी लाए जी, मेरे भी लाए जी, तो वो लोग भी एयरपोर्ट पे चेक हो जाते हैं और उनके पास काम शाम कोई नहीं है और पैसे 10,000 यूरो से ज़्यादा, तो उसके ज़िम्मेदार वो हैं। तो इसे नेकी के चक्कर में भी आजकल नहीं पड़ना चाहिए कि ये जब गले पड़ जाए, अगर पैसों का नुकसान भी हो जाए तो वो आप ज़िम्मेदार हैं, वो नहीं ज़िम्मेदार। तो जनाब ये चंद चीज़ें आपके लिए मैंने कहा यूरोप में जो सियासी बना है या आम पब्लिक के जो हालात है उस पर नज़र डाली जाए, वो भी बता दी गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े हमारे साथ, ताकि और सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप में क्राइम की शरह में इजाफा हो रहा है और ऐसी ऐसी वारदात डाली जा रही है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में इस तरह के बेशुमार केस सामने आए और अगर आपने एहतियात ना की तो अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में भी और दूसरे ममालिक में भी जो यूरोप के हैं, क्राइम की, मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्राइम की वजह से आप ये भी कह सकते हैं खलबली पड़ी हुई। अच्छा जी, जर्मनी में आजकल ये जो आप देखते हैं फूल, ब्लूमन, वो रेड कलर रोज़ा, वो लोगों की गाड़ियों के ऊपर कोई लगा देता है। अब किसी ने आपकी वो गाड़ी के ऊपर लगा दिया, जहाँ से आपने दरवाजे के साथ चिपका दिया। आप आए, बड़े खुश हुए कि किसी ने आपके लिए फूल भेजा है। और वैसे भी आपको पता है कि फूल जो है वो मोहब्बत की निशानी है, मगर ये मोहब्बत की निशानी नहीं होती। ये आपके लिए एक और मुश्किल पैदा कर देती है। इसमें बेशुमार लड़कियां मुतासर हुई हैं, बंदे भी मुतासर हुए हैं। और वो जैसे ही वो आके देखते हैं, वो फूल की जो खुशबू होती है उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और कई लोगों को ये आदत होती है जैसे ही फूल देखते हैं तो उसको भाई सूंघते भी हैं, ज़रा मज़ा भी ले। और फिर ये गिरोह जो होता है, ये जो वारदाती हैं, वहाँ आपकी जो भी पैसे पूसे होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो लेके चले जाते हैं। और कई जगह पे और भी मसाइल पैदा हुए। इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना कि कोई भी ऐसा फूल देखें तो ये खुशी से झूमना नहीं शुरू कर देना कि कोई पता नहीं हमने कौन सा मार का मार लिया है और जिसकी वजह से हमें ये इनाम मिला है। तो उसमें कई रंग हैं, कई तरीके के साथ इन्होंने वारदात डाली है। पुलिस के पास ये रजिस्टर्ड हो चुकी है केस, लेकिन इतनी जल्दी वो लोग, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ ये वारदात डालते हैं, तो वहाँ पे किस शहर में चल रहा है ये सिलसिला, इसका तो उन चोरों को ही पता है। दूसरा ये एक हुआ, हमारे एक जानने वाले हैं बहुत करीबी, कल मैंने वैसे ही उनको फ़ोन किया और मैंने उनको खैरियत पूछने का, उन्होंने कहा जी एक प्रॉब्लम बन गई हमारे लिए। मैं कहा क्या हुआ? वो कहने लगे जी एक ईबे से मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था और काफ़ी महंगा था, 1400-1500 यूरो का। तो वो बंदे ने आईफ़ोन था, वो दिया हुआ था, तो 2 फ़ोन ख़रीदे, 2 मोबाइल फ़ोन। अब हुआ ये कि ये मोबाइल होता है बिज़नेस, लड़के-लुड़के जो चाहते हैं कि कोई किसी तरह भी ये कारोबार करे, कोई ना कोई पैसा आता रहे, कोई शौक भी होते हैं यार। अब ये मोबाइल फ़ोन जब ले लिया तो आगे बेचा गया, तो उसने कहा जनाब ये 2 नंबर फ़ोन है, ये जो मोबाइल है ये असली नहीं है, मैं आप पे केस करूँगा। खैर, अब 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इस चीज़ का ख़्याल रखें। कोई भी चीज़ लें, उसकी पेमेंट जो है वो पेपाल के ज़रिए करें, क्योंकि अगर पेपाल के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे तो वो कोई सेफ़ होती है कुछ दिन के लिए। और ये जो पेमेंट की गई ये कैश पे की गई। मैंने उनसे पूछा जनाब ये आपने मोबाइल जब लिया तो वो बंदे के घर गए? कहते जी गए। मैंने कहा वो कोई उसका आईडी कार्ड देखा, कोई चीज़ देखी? कहने लगे जी नहीं। मैंने उनको कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि आप इस तरह कोई चीज़ खरीद दें तो वो आपको इतना बड़ा रिस्क है कि कोई चोरी की हो, कोई वारदाती हो, तो आपने क्यों इतने पैसे 1400 यूरो दे के आप आंखें बंद करके कोई भी
किसी को भी कैच करना हो, किसी का भी दिमाग कैच करना हो तो लालच दिया जाता है, और लालच के चक्कर में फिर बंदा फंस जाता है। और ये भी लालच के चक्कर में कि ये मोबाइल फ़ोन है 2000 का, तो 1400 में मिल रहा है। फिर जनाब जो एक दूसरे ने लिया था वो कहते ठीक निकला, अभी उसका कोई लामा नहीं आया। मैं कहा वो भी आ जाएगा, वो पेपाल के ज़रिए पैसे दिए हुए हैं। अच्छा, इतना बड़ा फ्रॉड है। अब ये लोग पुलिस के पास गए, पुलिस ने कहा जी वेट करें, अब चेक करते हैं। जब वो उस बंदे को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल बंद। उसने पता नहीं कितने मोबाइल बेचे होंगे। होता ये है कि एक मोबाइल दिया ना तो आपको कई फ़ोन आ जाते हैं। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। और आपने कोई 5-10 मोबाइल ठिकाने लगाए, 5-10 हज़ार लपेटा, उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया। और मुझे ये भी श्योर है कि ये उसका घर नहीं होगा। वो वैसे ही किसी का एड्रेस दे के कहा होगा वहाँ पे आ जाओ, आप जाएँ वहाँ पे। मैंने इनको कहा कि जाके चेक कर लो, तो उसका घर भी नहीं होगा, वो बंदा होगा ही नहीं वहाँ। ये बड़ी वारदात होती है। पिछले दिनों बर्लिन में भी लोग अमेज़न ये वो लोगों के नाम पे ऑर्डर करके घर के बाहर खड़े रहते थे, और वहाँ से लेके तितर-बितर हो जाते थे। वो बंदे को पता ही नहीं होता था। कइयों को बिल पड़ गए वहाँ। फिर पुलिस ने पकड़े-तकड़ की, मगर क्राइम में कमी नहीं आई। तो कोई भी चीज़ लेनी हो, ईबे से लें, जहाँ से भी लें, पेपाल से पेमेंट करें, उसका आईडी कार्ड लें मोबाइल से, उसको कहो मैंने आपकी तस्वीर लेनी है। अगर आपको वर्थ करता तो ठीक है, अपना आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड लेके वो चेक करो कि उसकी तस्वीर ही लगी हुई है। हर चीज़ 2 नंबर बन जाती है यहाँ पे भी, अब कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और फिर वो सेव भी करें, वरना जिस तरह ये टीका लग गया, वो आपको भी लग सकता है। नाज़रीन, इंग्लैंड में गाड़ी चोरी की वारदातों में इतना इज़ाफ़ा हुआ है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पुलिस जो है, ये बिल्कुल वहाँ पे बेबस हो गई है। इसमें हम लोग बड़ी सुस्ती करते हैं। हमारे पास वो स्टीयरिंग के लॉक भी पड़े होते हैं गाड़ियों में, वो सिर्फ सुस्ती लगाने की वजह से बच्चे जो हैं उनको भी कोई नहीं। अच्छा, हुआ ये है कि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं और फिर उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं वो बेचते, वो गाड़ी ले जाते हैं। मैंने ये पिछले प्रोग्राम में बताया था, मगर अभी फिर हमारे पास इत्तला है और बताया गया है कि मज़ीद यहाँ लंदन में भी गाड़ियाँ चोरी हो रही है, दूसरे इलाकों में भी हो रही है। तो ये गिरोह जो है इनका काम ही ये है। पुलिस की बेबसी है। जर्मनी में पिछले दिनों मैंने देखा था एक प्रोग्राम, वो पोलैंड वगैरह गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके गाड़ी किधर मिलनी है आपको, और कई गाड़ियाँ उन्होंने पकड़ी भी। फिर उन्होंने जर्मनी में भी ऐसे वहाँ पे आप कह सकते हैं छुपा के जगह बनाई हुई है, जहाँ पे पुर्जे-शुर्जे निकाल के ऑनलाइन फिर ईबे शीबे पे ये लोग बेचते हैं। अब हर पुर्जे पे तो कोई नंबर-शंबर तो नहीं लिखा होता। तो अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ले लेते हैं, उसके लिए स्टीयरिंग का लॉक ज़रूर ले लें। चोर को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसमें ये होता है कि टाइम वेस्ट होता है, और इतनी आसानी के साथ वो फिर खौफ भी होता है कि स्टीयरिंग का लॉक खोलते-खोलते ऊपर से आ ना जाए। फिर आज के दौर में कैमरे निकले हुए हैं, लेकिन ये हर चीज़ डेड कर देते हैं। आपको इस चीज़ का इल्म है? ये वहाँ पे जो जर्मनी में वारदात हुई थी बैंक की, वो हर चीज़ ही ख़त्म कर दी उन्होंने। कोई अलार्म-शलार्म नहीं, कोई शय नहीं चली। तो काफ़ी ये चोरों ने भी तरक्की की है। जैसे-जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, चोर भी तो इसी दुनिया का हिस्सा है। तो बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप अपनी गाड़ी से हाथ धो बैठे, और कोशिश करें कि कम से कम ये ना सोचें कि रात को कहीं पे भी जाएँ, ये दिन को भी वारदात डाल देते हैं। इनके पास ऐसा सिस्टम है, 1 सेकंड में गाड़ी लेके वो गए। ये पाकिस्तान में आप देखते हैं, वो बाइक लेके 1 मिनट में निकल जाते हैं, लोग खड़े रहते हैं, वो स्टीयरिंग खोलते हैं, वो उसका तो वो लेके चले जाते हैं। तो ये जनाब आजकल जो यूरोप में आपको मैंने बताया। फिर ये जो मोबाइल की बात है, मुझे भी एक दे गया था 1 डेढ़ सौ का, यहाँ इंग्लैंड में। तो वो मैं ऑफ़िस में आया, मैंने उसके कॉपी वगैरह भी की, वो जाली चाइना का था क्या था, और ऑफ़िस में एक और दोस्त ने भी ले लिया, दोनों के पैसे ज़ाया हो गए। मैंने ही बताया कि लालच में बंदा मर जाता है, वो 100 डेढ़ सौ का मोबाइल, ये क्या है? लेकिन ये नई नस्ल को बताया। अच्छा, ये जो इन्होंने मोबाइल लिया वो खोल के भी नहीं देखा डिब्बा। ये देखिए, इनको तो मेरा ख़्याल दोनों दो दो दोस्त थे, बड़े समझदार हैं, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। ये इतने समझदार आज भी दुनिया में लोग हैं, क्योंकि खोल के भी नहीं देखा अंदर है कि नहीं है।
यहाँ से अंदाज़ा लगाया। इनके ज़हन में है कि शायद ऊपर वाला जो वो लगी सील लगी होती है, बाबा हर चीज़ यहाँ पे 2 नंबर तैयार होती है। ये किस दुनिया में आप रह रहे हैं? अब सील नहीं लग जाती है, अगर मोबाइल 2 नंबर दे दिया तो सील क्या चीज़ है? तो ईबे से बाला कोई भी चीज़ खरीदे, एक तो महंगी चीज़ अगर देखें तो वो आप बेहतर ये है कि वहाँ से ही ले, 100-200 के लालच में 400 के ना पड़े और कोशिश करें। एक और मैं आपको अभी बात बता दूँ, एक मेरे जानने वाले थे यहाँ से इंग्लैंड से पाकिस्तान चले और उन्होंने मोबाइल फ़ोन रखे हुए थे 5-6 बैग में, ये पहले की बात है, अब तो वहाँ पे चलते ही नहीं मुझे लगता। तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिए थे, वो सारे ही उन्होंने चेक किए कि ये चोरी के तो नहीं है। तो ये ना समझें कि आप यहाँ से लेके निकल जाएँगे, कोई भी अगर किसी से आपने चोरी का मोबाइल लिया तो आपके गले पड़ जाएगा। और ये भी ख्याल रखें कि जिसके पास आप जा रहे हैं, इसी तरह मैंने कई दफ़ा आपको बताया, गाड़ी खरीदने गए वो भी लालच दिया जाता है, वो भी कम पैसों में गाड़ी दी और इश्तिहार दिया और बाद में लूट लिया। हैम्बर्ग में ऐसे वाक़यात हुए थे, म्यूनचन से बाप बेटा आए, 40-50 हज़ार यूरो गवा के ले गए। मेरे एक जानने वाले दोस्त है, वो कहने लगे मैंने एक गाड़ी बेची, वो जर्मनी में, वो अपमेल्टिंग करा के पता नहीं दी या नहीं दी, उसने पेट्रोल बगैर पैसों के डलवाया, वो चला गया, बाद में पुलिस का लेटर इसको आ गया 3 माह बाद। तो ये ऐसे हालात है यूरोप के कि जिसके काबू कोई आ जाए कोई छोड़ता नहीं। कोई सोने की चेन बेच रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है, इन चीज़ों से बचे, क्योंकि जो चीज़ आपसे बरामद होगी, एक और हमारे जानने वाले हैं, वो कैमरा कहीं से ख़रीदा तो बाद में वो गले पड़ गया, पुलिस से केस बन गया, क्योंकि वो कहते ये चोरी का है, वो कैमरा भी गया, आपके पैसे भी गए। अगर आप पे केस नहीं भी चलता, आप ये साबित भी कर देते तो पैसे तो आपके गए। तो बेहतर है कि एहतियात करें। ये चंद चीज़ें यूरोप की जो नई हैं, ये मैंने आपको बताई हैं, नई तो नहीं पुरानी है, याद दहानी करानी होती है, क्योंकि प्रोग्राम भी तो चलाना ना कि यार जब भी बात। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम